25 जुलाई को रांची के बापू वाटिका में कुछ छात्रों के एक छोटे से विरोध प्रदर्शन के रूप में जो शुरू हुआ था, वो कुछ ही दिनों में अब पूरे झारखंड के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का एक बड़ा आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन को अलग अलग राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी संगठनों और आम लोगों का समर्थन मिलने लगा है। और सबसे खास बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना समर्थन देने की बात कह दी है। आंदोलन की वजह सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोप हैं। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी और झारखंड डबल एससी जैसी परीक्षाओं में बैठते हैं। कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और परिवार भी बड़ी उम्मीदों के साथ उनका साथ देता है। लेकिन जब परीक्षा के बाद पेपर लीक या गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं तो छात्रों को लगता है कि उनकी मेहनत से ज्यादा सिस्टम में बैठे लोगों की बेईमानी भारी पड़ रही है। झारखंड के स्टूडेंट्स की मांगें क्या-क्या हैं, प्रोटेस्ट कितना बड़ा हो सकता है, कौन-कौन इसके साथ जुड़ रहा है, किसानों के प्रोटेस्ट, नोएडा के मजदूरों का प्रोटेस्ट, सीजेपी का प्रोटेस्ट और झारखंड के प्रोटेस्ट में क्या संबंध है, जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में जेएसएससी और जेपीएससी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के बैनर तले भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जो मांग की जा रही है, उसका कारण ये डेटा है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, तब से लेकर अब तक जेपीएससी ने सिर्फ 13 सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं आयोजित की हैं और लगभग हर एक पर इरेगुलरिटीज के आरोप लगे हैं। समस्या की शुरुआत राज्य बनने के तुरंत बाद ही हो गई थी। 2003 की जेपीएससी परीक्षा में एक ही केंद्र से बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुने जाने की खबर मिली और कई ओएमआर सीट्स तथाकथित रूप से गायब पाई गई। 2021 में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी परीक्षाएं एक साथ कराई गई, यानी कि 4 बार का पेपर एक बार में करवा दिया गया। तब कथित रूप से 57 उम्मीदवारों की ओएमआर शीट गायब मिली और इनमें से 49 को नियुक्ति भी दे दी गई। अंत में आते आते वो नियुक्ति भी रद्द करनी पड़ी। सी और डी ग्रेड के पदों पर भर्ती कराने वाली जेएसएससी का हाल भी यही है। पिछले 15 सालों में जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के जरिए एक भी भर्ती पूरी नहीं हो सकी और एक उम्मीदवार ने तो यहां तक कहा है कि छात्र पिछले 8 साल से वो इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक कोई भी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई, लेकिन तीसरी शिफ्ट की जीके परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करनी पड़ी, क्योंकि कथित रूप से व्हाट्सएप पर परीक्षा के पेपर और आंसर्स फैल चुके थे। इसके बाद शिक्षक भर्ती की स्थिति और भी गंभीर है। झारखंड के 25 साल के इतिहास में झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट सिर्फ 2 बार कराया गया है। 2013 में जब 68,000 उम्मीदवार पास हुए और 2016 में जब 53,000 पास हुए। 10 साल बीत चुके हैं इस बात को। उसके बाद से कोई परीक्षा नहीं हुई। 2024 में जेटेट का विज्ञापन जरूर निकला और 3,65,000 आवेदन आए भी, लेकिन जून 2025 में परीक्षा रद्द कर दी गई। सितंबर 2025 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। यानी 2003 से 2025 तक ओएमआर शीट गायब होने से लेकर व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने तक और परीक्षा रद्द होने से लेकर हाईकोर्ट की फटकार तक झारखंड में भर्ती का यह सिलसिला एक ही ढर्रे पर चलता नजर आ रहा है। यहाँ का हाल यूपी और बिहार से भी ज्यादा बदतर है। यहाँ के रोजगार का हाल क्या है, ये आप इस प्रोटेस्ट से पता लगा सकते हैं जो रांची में चल रहा है। सबसे ज्यादा विवाद जेपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर हुआ। इसमें अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामला इतना गंभीर हो गया है कि जेपीएससी के चेयरमैन खयांगते को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा कराने से जुड़ी लखनऊ की जो प्राइवेट एजेंसी है टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसकी भूमिका भी अब जांच के दायरे में है। टीडीपीएल को जेएसएससी ने मई 2025 में इरेगुलरिटीज के आरोपों के चलते ब्लैकलिस्ट कर दिया था और केंद्रीय जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद इसी कंपनी को जेपीएससी परीक्षा का ठेका कैसे मिल गया। झारखंड की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 और गुड्स एंड सर्विसेज मैनुअल के मुताबिक किसी भी एजेंसी को ठेका देने के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होनी चाहिए और ब्लैक लिस्टेड कंपनी किसी भी सरकारी ठेके के लिए अयोग्य मानी जाती है। फिर भी इसे ठेका कैसे मिल गया? सीआईडी ने टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी और 3 अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या क्या है वो देख लेते हैं। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सारी परीक्षाएं रद्द हों,
कथित पेपर लीक की सीबीआई और ईडी जांच हो, जेपीएससी और जेएसएससी में ढांचागत सुधार हो और भर्ती प्रक्रिया को राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त किया जाए, वरना यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इस आंदोलन को पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से भी समर्थन मिल रहा है, जहां से लोग धरना स्थल तक खाना और पैसे तक भिजवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह समर्थन साफ दिखाई देता है, जहां लोग लगातार ये अपडेट करते रहते हैं कि खाने के पैकेट, बेडशीट्स और तकिए कहां पहुंचे, ताकि धरने पर बैठे छात्र रात में वहीं रुक सकें, वहीं सो सकें। इस आंदोलन को अब एक और बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2 अगस्त रात वीडियो कॉल के जरिए झारखंड के छात्र नेताओं से बात की और सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि सीजेपी झारखंड के सभी छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी मांगों का समर्थन भी करती है। इसी रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। इस पूरे प्रकरण के बाद या तो मांगे मान ली जाएंगी, सीबीआई ईडी की जांच होगी और दोषियों को सजा मिल सकेगी, और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आशंका है कि सीजेपी के समर्थन देने के बाद ये प्रोटेस्ट भी जंतर मंतर की तरह बड़ा रूप ले सकती है। अब चलते हैं अगले सवाल के जवाब पर कि क्या संबंध है इन सभी प्रोटेस्टर्स में। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो या गिग वर्कर्स का हो, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है बेरोजगारी। 2021 में पड़ोसी राज्यों के किसान दिल्ली के बाहर महीनों डटे रहे। 2026 में मार्च में दिल्ली और नोएडा में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों ने तनख्वाह के खिलाफ प्रदर्शन किए, उनके इंक्रीमेंट नहीं हो रहे थे। फिर गिग वर्कर्स भी सड़कों पर आए और अब युवा छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे हुए हैं। बेरोजगारी और पेपर लीक का संकट इतना व्यापक हो गया है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि अब ये किसी एक वर्ग की शिकायत नहीं रही है, बल्कि एक साझा संकट बनता दिख रहा है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है वो समझिए। उदारीकरण अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों, नियमों और प्रतिबंधों को कम करना या हटाना होता है। 1990 के उदारीकरण के दौर में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ मेनली कॉरपोरेट के नेतृत्व में हुई, लेकिन उसका फायदा समान रूप से वितरित नहीं हुआ। 1980 से 2015 के बीच भारत के सबसे अमीर 10% लोगों की इनकम में 435% की बढ़ोतरी हुई, जबकि जो बीच के 40% की आय थी वो सिर्फ 94%, और जो सबसे नीचे के 50% लोग थे उनकी इनकम केवल 90% बढ़ी। यानी जो भारत की ग्रोथ स्टोरी थी उसका फायदा सबसे ऊपर बैठे लोगों तक पहुंचा, जो 10% हैं, बाकी के लोग पीछे छूटते चले गए। और आज जो युवा सड़कों पर हैं वे उसी असमानता का नतीजा है। फॉर्मल सेक्टर में अच्छी नौकरियां आम आदमी तक पहुंची ही नहीं। ये वही बुनियादी विरोधाभास है जिसे समझे बिना आज के इस युवा आंदोलन को नहीं समझा जा सकता। अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट कल्याण सन्याल इसे डिस्पोजिशन विदाउट एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। कन्वेंशनल डेवलपमेंट मॉडल की बात करें, यानी जो परंपरागत विकास है, उसकी सोच यही थी कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स बड़े होते जाएंगे, एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर के मजदूर बेहतर रोजगार की तरफ चले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगाना है जहां रॉ मटेरियल से कुछ बनाया जाता है, जिससे रोजगार पैदा होता है। और सर्विसेज सेक्टर का मतलब होता है यहाँ कोई चीज बनाते नहीं है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेवा देते हैं, जैसे बैंकिंग, आईटी, होटल, अस्पताल, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और दुकानदारी वगैरह। इनमें जब जॉब्स निकलती हैं तो वो ज्यादा सिक्योर होती हैं, हर महीने सैलरी आती है और सरकार की देखभाल में सब कुछ होता है। और ऐसा होने से खेती और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग यहाँ आकर जॉब्स करने लगते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि खेती और इनफॉर्मल सेक्टर्स की जॉब्स का न तो आज की कमाई का कुछ पता और न कल की का कुछ पता। जैसे दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर, वो आज मजदूरी पे जा रहा है तो आज उसको दिहाड़ी 300, 500 रुपए, 400 रुपए जो मिलती है मिलेगी, लेकिन कल जरूरी नहीं कि उसको कोई काम पर लेके जाए। अब भारत में ऐसा हुआ नहीं कि फॉर्मल सेक्टर्स की तरफ लोगों को जॉब मिली। यहाँ लैंड, मार्केट और इकोनॉमिक रिसोर्सेज छोटे छोटे किसानों, कारीगरों और आदिवासियों से छीनकर कॉर्पोरेट इकोनॉमी की तरफ दे दिए गए। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस में उजड़े, जिन किसानों और आदिवासियों का इसमें नुकसान हुआ, उन्हें ग्रोइंग सेक्टर्स में जॉब्स नहीं मिली। नतीजा यह है कि आज भी सिर्फ 10 से 12% आबादी को ही फॉर्मल सेक्टर में सिक्योर जॉब्स मिली हुई हैं, जबकि खेती आज भी कई लोगों का आजीविका का मुख्य जरिया बनी हुई है जो इनफॉर्मल सेक्टर में आती है, क्योंकि जमीन के टुकड़े भी लगातार छोटे होते जा रहे हैं। 2012-13 में जहां 70% ग्रामीण कृषि परिवार सीमांत या भूमिहीन थे, वो अब आंकड़ा जो है बढ़कर के 73% हो गया है। इसी संदर्भ में किसान आंदोलन और मजदूर प्रदर्शनों को भी समझना आसान हो जाता है। जब किसानों की जमीन बड़े कॉरपोरेट को दे दोगे और उसे जॉब भी नहीं दोगे तो किसान क्या करेंगे? 18 महीने तक दिल्ली में बैठे रहेंगे।
जब इनफॉर्मल सेक्टर में मजदूरों की तनख्वाह में सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो वो भी सड़कों पर आएंगे। वहीं शहरों में रहने वाली एस्पिरेशनल क्लासेस, आकांक्षी वर्ग जो है, उसके लिए एजुकेशन हमेशा से ऊपर जाने का रास्ता रहा है। वो मानते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम तरक्की करेंगे। यही वजह है कि परिवार प्रोफेशनल डिग्रीज पर भारी खर्च करते हैं, जिनकी लागत कभी कभी गरीब परिवारों के सालाना खर्च से भी ज्यादा होती है। MBA, BTech, MBBS। लेकिन जब ग्रेजुएशन करने वालों को भी नौकरी नहीं मिली, तो CJP प्रोटेस्ट में ये लोग भी सड़कों पर आ गए। एक वीडियो हमने इस पे किया भी था कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट में 15 से 25 साल की उम्र के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी जो दर थी वो लगभग 40% बताई गई थी, और 25 से 29 साल की उम्र में भी ये करीब 20% बनी हुई थी। तो इन आंदोलनों में सरकारी संस्थाओं के प्रति बढ़ती अनजवाबदेही, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मानदंडों के कमजोर होने और एक जवाबदेह राज्य की उम्मीद टूटने की निराशा साफ दिखाई देती है। इसलिए आप तरह तरह के बेरोजगारों के आंदोलन देख रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसान हो, बच्चे हो। अब आप क्या सोचते हैं, सही बात है या नहीं, वो कमेंट करके आप बताइए। आप क्या सोचते हैं? मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।